दोस्तों आज बारी है इस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को रिवाइज करने की। एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट, यानी एसिड्स मोस्ट ऑफ द केसेस में खट्टे हैं, इनका जो टेस्ट है वो खट्टा है। अब जैसे जो यहां पे ये तीन लिखे हुए हैं ये नेचुरल है क्योंकि ये आपको नेचर से मिलते हैं, और ये जो दो हैं ये बेसिकली सिंथेटिक हैं क्योंकि ये आपने लेबोरेटरी में बनाए हैं। Hey guys, welcome to today's largest and the most impactful live training platform that is Physics Walla। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों आज बारी है इस पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को रिवाइज करने की विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। यानी विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सुनील भैया, तो जल्दी से इस चीज को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है दैट इज नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब इसका सबसे पहला पॉइंटर यह है कि एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट, यानी एसिड्स मोस्ट ऑफ द केसेस में खट्टे हैं, इनका जो टेस्ट है वो खट्टा है। बट एक बात याद रखना, मैंने ये शब्द लिखा है जनरली, इसका मतलब है सारे एसिड्स खट्टे नहीं हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ कड़वे भी होते हैं। दूसरा, बेसिस टेस्ट बिटर, यानी बेसिस का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। सुनील भैया एसिड्स बिटर हो सकते हैं? हां, कॉफी के अंदर क्विनिक एसिड होता है और कॉफी आपका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। इट मींस कि इनका टेस्ट सार हो सकता है। अमाइनो एसिड्स का टेस्ट सार है ना, आपका स्वीट बिटर हो सकता है। क्या बात है। उसके बाद यहां पे तीसरे पॉइंटर की हम चर्चा करें तो बेसिस का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को छुएं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो इनका टेक्सचर सोपी है, यानी जैसे हम इनको टच करते हैं तो ये स्लिप होने लगते हैं, फिसलने लगते हैं साबुन की तरह। उसके बाद ये अपने एक्वस सॉल्यूशंस में बिजली कंडक्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहां पे पानी सॉल्वेंट है, यानी कि जब आप किसी बेस को पानी में घोलेंगे या किसी एसिड को पानी में जब हम घोलते हैं तो वो बिजली कंडक्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर एसिड्स और बेसिस आयंस में टूटते हैं और फिर आयंस बिजली कंडक्ट करते हैं। क्या बात है सुनील भैया। अब आगे चलते हैं, इतनी बात तो हमें समझ में आ चुकी है, तो आगे चलते हैं फटाफट से कि हम एक एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे पहला तरीका लोगों के दिमाग में आता है कि मैं उसको टेस्ट करूंगा है या मैं उसको टच करूंगा, मतलब या तो टच करूंगा या टेस्ट करूंगा। मैंने उल्टा बोल दिया, या तो मैं उसको टच करूंगा या मैं टेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ना तो आपको टेस्ट करना है ना आपको टच करना है। क्यों? देखिए इसके दो कारण हैं। दूसरा कारण सबसे पहले बताता हूं, ये अभी जस्ट बताया था इसलिए आप रिलेट कर पाओगे। कुछ एसिड्स आपके खट्टे हैं, लेकिन कुछ एसिड्स आपके कड़वे भी हैं और कुछ एसिड्स आपके मीठे भी हैं। खट्टा, कड़वा और मीठा हो सकता है। तो सिर्फ आप टेस्ट के बेसिस पे कैसे बताओगे कि कोई चीज आपकी एसिड है या बेस है? भाई अगर कोई चीज कड़वी है, जैसे आपने कॉफी को टेस्ट किया, कड़वी आई, आपने बोला है तो बेस है, लेकिन एक्चुअली वो एसिडिक है। सो इट इज नॉट अ रिलायबल ऑप्शन, इसीलिए इसको कट किया। पहला, टचिंग और टेस्टिंग कैन बी डिजास्ट्रस एज सम एसिड्स एंड बेसेस आर हाईली कोरोसिव। ये काफी ज्यादा घातक हो सकता है दोस्तों अगर आपने टच करके बताया कि एसिड है या बेस है, या टेस्ट करके बताया, क्योंकि ये चमड़ी को जला देते हैं, कोरोसिव हैं। तो ऐसा मत करना। तो फिर ये नहीं करना तो क्या करना है सुनील भैया? ये नहीं करना तो क्या करना है सुनील भैया? ये नहीं करना तो क्या करना है सुनील भैया? सो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। क्या? कैसे पता लगाऊं कोई एसिड है या बेस है? तो देयर आर सम केमिकल सब्सटेंसेस दैट शो अ शार्प चेंज इन देयर कलर, या तो अपना रंग बदल देंगे या अपनी स्मेल बदल देंगे इन दी एसिडिक और बेसिक मीडियम, एंड दे आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर अपने रंग में परिवर्तन लाते हैं या अपने ऑर्डर में परिवर्तन लाते हैं जैसे ही वो एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार
के कांटेक्ट में आते हैं। इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। क्या बात है। अब सुनील भैया दोनों प्रकार आप बता दीजिए। आइए दोनों प्रकारों को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहां पर जो प्रकार है, ऐसे इंडिकेटर जो रंग में परिवर्तन देते हैं, इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन कलर। ऐसे इंडिकेटर जो अपना रंग बदल के बताएं कि ये एसिड है या बेस है, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन कलर, है ना। अब जैसे जो यहां पे ये 3 लिखे हुए हैं, ये नेचुरल है क्योंकि ये आपको नेचर से मिलते हैं, और ये जो 2 हैं ये बेसिकली सिंथेटिक हैं क्योंकि ये आपने लेबोरेटरी में बनाए हैं। क्या बात है। अब देखिए लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर है वो पर्पल या फिर हम कहते हैं पेल पर्पल होता है न्यूट्रल में। एसिड्स में होता है लाल, और बेसिस में होता है क्या? बेसिस में होता है आपका नीला, राइट। बेसिस में क्या होता है? बेसिस में होता है नीला। टर्मरिक पेस्ट का न्यूट्रल में कलर होता है येलो, एसिड्स में होता है येलो, और बेसिस में होता है ब्रिक रेड या ओनली रेड। हाइड्रेंजिया फ्लावर्स, अब ये जो फ्लावर्स है ना, ये जब जिस मिट्टी में उगते हैं अपना रंग बदल के उसके बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मिट्टी न्यूट्रल या एसिडिक होगी तो इसके जो फ्लावर्स का जो कलर होगा नीला होगा, लेकिन अगर मिट्टी बेसिक होगी तो इसके फ्लावर्स का कलर पिंक होगा। फिनोफ्थलीन की बात करें तो ये कलरलेस न्यूट्रल और एसिडिक में रहेगा, बेसिक में पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो न्यूट्रल में ऑरेंज है, एसिड में रेड है, एंड बेसिस में येलो कलर का है। इस प्रकार ये रंग बदल के आपको बताएंगे कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। अब देखिए कुछ लोगों पे परमात्मा की कृपा जब नहीं रहती है ना, तो वो देख नहीं सकते, है ना, वो देख नहीं सकते, तो फिर यहां पर हमें इंडिकेटर्स यूज करने पड़ते हैं। इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन ओडर। ओडर का मतलब होता है अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है ना, या ओनली हम बोल सकते हैं स्मेल, है ना। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने रंग में परिवर्तन ना दे लेकिन अपनी स्मेल में परिवर्तन दे दें, जिसकी मदद से आप ये बता पाओ कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इन्हें हम बोलते हैं कौन से इंडिकेटर्स? इन्हें हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। कौन सा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है ना। ये किसके लिए हेल्पफुल है? हेल्पफुल फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल। देखिए कुछ लोग देख नहीं सकते, तो अब जब वो नहीं देख सकते तो मेरे दोस्त वो इंडिकेटर्स के रंग में परिवर्तन नहीं देख पाएंगे। अब अगर उनको एसिड और बेस के बारे में बताना है तो वो स्मेल चेंज के बेसिस पे ये चीज बता सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। अब यहां पर हम 3 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, वनीला एसेंस, एंड ओनियन ओडर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स, यानी ऐसे कपड़े के छोटे टुकड़े जिनमें प्याज की स्मेल है। कपड़ों को आप छोटे छोटे पीसेस काटिए, प्याज को काटिए, एक पॉलिथीन लीजिए, दोनों को बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन सुबह उन कपड़ों में प्याज की स्मेल होगी, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की तरह काम करेंगे। अब अगर आप इनको एसिड्स में डालोगे तो इनकी स्मेल वैसी की वैसी रहेगी। मतलब जैसे प्याज के कपड़े को किसी एसिडिक सब्सटेंस में डाला, सूंगा तो प्याज के कपड़े में से प्याज की स्मेल आएगी। ऐसे ही वनीला एसेंस में वनीला एसेंस की स्मेल आएगी अगर आपने मान लीजिए कोई एसिडिक सब्सटेंस डाल दिया। क्लोव ऑयल में अगर आपने कोई एसिडिक सब्सटेंस डाला तब भी क्लोव ऑयल की स्मेल रहेगी, लेकिन ये स्मेल वैनिश यानी गायब हो जाएगी। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो बेसिक सब्सटेंस में उड़ जाती है, और इससे हमें पता लगता है कि ये जो सब्सटेंस है वो क्षार है यानी बेसिक सब्सटेंस है। क्या बात है सुनील भैया। यानी यहां तक अब हम ये सीख गए हैं कि एसिड बेस के कैसे आइडेंटिफाई करना है, टच और टेस्ट नहीं करना है, इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। क्या बात है। अब देखिए यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं और फटाफट से एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। एसिड्स की और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं, ठीक है ना। एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहां पे कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या आता है। हमें यह पता है कि जैसे ही हमारे मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारे मेटल्स
जैसे ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा दोस्त, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये तब पॉसिबल है जब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होगी वो ज्यादा होगी किससे, ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी वो उसको एसिड से डिस्प्लेस करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, आप पास में एक जलती हुई कैंडल ले आओ या स्प्लिंटर ले आओ, ये बेसिकली एक स्क्वीकी पॉप साउंड है, साउंड से बर्न करती है। ये एक छोटा एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, ठीक है। तो ये मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यानी यहां पे जिंक का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा था, इसने इसको डिस्प्लेस करके बनाया ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकली। आप एक जलता हुआ स्प्लिंटर ले आओ, एक स्क्वीकी पॉप साउंड आएगा, एक छोटा एक्सप्लोजन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो पहला प्रकार हुआ। दूसरा, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स विद एसिड, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिनका हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं मेटल के, तो मेटल के बाइकार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल के कार्बोनेट्स ओनली, इनका रिएक्शन मेरे दोस्त जैसे ही एसिड के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। किसका, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। अब देखिए, ये आपके पास क्या है, कटायनिक पार्ट, ये आपके पास अनायनिक पार्ट, ये एसीटेट अनायन और ये आपके पास कटायन। कटायन अनायन को एक्सचेंज करो तो ये क्या हो जाएगा, एसीटेट और कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम एसीटेट, साथ में ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके बनाते हैं H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, जो फर्दर डिसोसिएट करता है H2O और CO2 में। डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लिख देते हो ना, H2 और CO2 रटना पड़ता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी एक टाइप होता है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन है, यानी एक गैस का निर्माण हो रहा है। देखिए, कटायन अनायन, अनायन और कटायन इनको चेंज किया तो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा कैल्शियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन और कार्बोनेट मिलकर बनाएंगे H2CO3, जो खुद से डिसोसिएट होगा H2 और CO2 में। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। उसके बाद H2CO3 डिकम्पोज हो रहा है H2O और CO2 में। CO2 एक गैस का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को गैस फॉर्मिंग रिएक्शन कहते हैं। क्या बात है। अब देखिए, यहां पर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिकली हमारा लाइम वाटर जो होता है, या आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को आप लाइम वाटर कह देते हैं, या बेसिकली आप लाइम वॉश या व्हाइट वॉश कहते हैं। इसके अंदर से जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ये एक इनसॉल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, व्हाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड दे देगा। और इस व्हाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड की वजह से ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, या हम कह सकते हैं टर्बिड हो जाएगा, यानी ये सोल्यूशन धुंधला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। ये जो लाइम वाटर है इसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया तो इसने CaCO3 दिया, जो कि एक व्हाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड है, जिसकी वजह से सोल्यूशन मिल्की या टर्बिड हो जाता है, एंड साथ में पानी। ठीक है ना। तो ये जब मिल्की और टर्बिड हो जाएगा तो इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरी चीज, अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दोगे, इस सोल्यूशन में एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपने एक्सेस में डाल दी तो कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात, क्लियर हो रही है इतनी बात। हाँ जी भैया, तीसरी टाइप के बारे में यहां पर चर्चा स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये एक रिवीजन है, आई होप समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए मैंने एक मेटल का ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड काले कलर का होता है, इसको लिया, इसकी एसिड से रिएक्शन कराई, तो देखिए ये कटायन, ये अनायन, ये कटायन और ये अनायन चेंज कर दीजिए, तो कॉपर और क्लोरीन मिलके बनाएंगे कॉपर क्लोराइड, H और O मिलके बनाएंगे वाटर। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन सा टाइप है, न्यूट्रलाइजेशन का टाइप है।
इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि अगर ये एसिड है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? ये किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा। किसकी तरह? बेस की तरह। तो ये एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। So this is an example of another double displacement reaction that is known as neutralization reaction. तो इससे कंक्लूजन आता है कि सुनील भैया मेटल का ऑक्साइड बेस की तरह एक्ट कर रहा है, एसिड से इंटरेक्ट किया, सॉल्ट प्लस पानी बनाया। हां, तो कुछ मेटल के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स बेसिक नहीं है, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक, और कुछ बेसिक होते हैं, है ना। एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी कर सकते हैं, बोथ नेचर शो कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ जी भैया। ये समझ में आ गया? हाँ जी भैया। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब देखिए यहां पर आते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है बेसिस की। अब मान लीजिए आपका मेटल जो है वो बेस कौन सा? एल्कली से रिएक्ट कर रहा है। एल्कली क्या होती है? वाटर सोल्यूबल बेसिस आर नोन एज एल्कलीज। सारे क्षार पानी में नहीं घुलते, जो घुलते हैं उनको एल्कली कहते हैं। ठीक, तो मेटल प्लस आपका एल्कली रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। मेटल प्लस बेस विल गिव सॉल्ट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सुनील भैया क्या सारे बेसिस रिएक्ट करेंगे क्या? सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे क्या बेसिस के साथ टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस? नहीं, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स। कौन से? ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स। कौन से मेटल्स? ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा। और भी एम्फोटेरिक मेटल्स है, हमारे कोर्स में यही है। तो सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके, यानी एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। अब आपके एनसीईआरटी में जो सॉल्ट है डिफरेंट दे रखा होगा, जैसे Na2ZnO2 दे रखा होगा, बट एक्चुअली में इस रिएक्शन में काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ये सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट बना, तो यहां पे मैंने लिखा है द केमिकल रिएक्शंस इन अबव केसेस विल फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जिंकेट एंड एल्यूमिनेट अनायंस एंड नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू शो सच रिएक्शंस। एक्चुअली जिंकेट और एल्यूमिनेट का मिक्सचर होंगे, काफी सारे अनायंस होंगे, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट जिंकेट एंड एल्यूमिनेट अनायंस। तो मैंने ये एक लिखा है, एक आपके एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने एक प्रोडक्ट आपको लिख के दिखाया है, एक एनसीईआरटी में भी लिखा है ना। अब देखिए फिफ्थ रिएक्शन, यहां पे फिर से अगर हाइड्रोजन का टेस्ट करना है तो इट बर्न्स विद अ स्क्वीकी पॉप साउंड, एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, फिफ्थ। अब अगर आपने नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से करवा दी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी, हमें पता है ना कि मेटल के हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है नेचर में, है ना, मोस्ट ऑफ देम आर। तो ये बेस हो गया और ये आपके पास नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो आपने देखा सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया, यानी एक तरीके से ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहां से आपको एक कंक्लूजन और आता है कि दोस्त अगर बेस आपने लिया और नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाँ जी भैया, चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं ऊपर, ठीक है ना, और भी कुछ नई चीजें बारे में जानते हैं। आइए फटाफट से। अब देखिए यहां पे रोल ऑफ वाटर इन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स, यानी पानी का क्या रोल है एसिड्स के डिसोसिएशन के अंदर। देखिए याद रखिएगा, एसिड्स शो देयर एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू द, ये H प्लस एक्वस ऐसे लिखेंगे, H प्लस एक्वस या फिर H3O प्लस आयंस, एक ही चीज है, ठीक है ना। दैट मींस ये जो H प्लस है सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स है, जिसको मैंने कंबाइन करके ये लिख दिया H3O प्लस। तो एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर H प्लस एक्वस या H3O प्लस एक्वस आयंस की वजह से होता है, जो कि वो एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं।
एसिड्स का जो चरित्र है दैट इज बिकॉज ऑफ H प्लस एक्वस और H3O प्लस आयंस जो पानी में प्रोड्यूस होता है, पानी में, ठीक है ना। तो पानी का बहुत ज्यादा महत्व है एसिड्स के कैरेक्टर को दिखाने में। एसिड्स अपना चरित्र पानी में दिखाते हैं। अब इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, HCl गैस को बनाइए। आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, है ना, एक बॉइलिंग ट्यूब में। दूसरे में आपने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसी इनकी रिएक्शन होगी तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा एंड देन HCl गैस निकलेगी, ठीक है। अब हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि एसिड्स अपना चरित्र पानी में देते हैं। HCl एक्वस बनेगा, ठीक है। अब आप एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को लेकर आइए HCl गैस में, तो देयर इज नो चेंज इन कलर। HCl गैस निकल रही है, एक सूखा लिटमस पेपर ले आओ, उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यही तुम गीला लाओगे, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लाओगे, तो वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर पानी में दिखाते हैं और वो H प्लस एक्वस या H3O प्लस आयंस की वजह से होता है। बिकॉज पानी में वो एक्चुअली टूटते हैं, डिसोसिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। अगर मान लीजिए ये HX एक एसिड है, पानी में क्या करेगा, ये H प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस देगा। ये X क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या कोई भी और अदर अनायन हो सकता है। इस प्रकार से एसिड डिसोसिएट करता है पानी में। एक्वस का मतलब है कि पानी से सराउंडेड है, पानी से सराउंडेड है। समझ गए? हाँ जी भैया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो देखना कि मॉइस्चर वगैरह ना हो, वरना ऐसा हो सकता है कि तुमको लग रहा है कि जो गैस है वो सूखी गैस आ रही है, तुमने ड्राई पेपर लिया, लेकिन वहां पर आने के बाद क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। तो तुमको ये लगेगा कि एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर गैसियस फेज में भी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। एयर में मॉइस्चर था और HCl गैस ने मॉइस्चर से रिएक्ट करके अपने एसिडिक कैरेक्टर को शो किया। तो यहां पर कंडीशंस को बिल्कुल एकदम परफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर एनवायरनमेंट में नमी है और हमको यह टेस्ट करना है कि HCl गैसियस फेज में एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगी, तो उसे गैस मेंटेन करके रखना है। अब ह्यूमिड क्लाइमेट में वो गीली हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब। गार्ड ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग ट्यूब। क्या बोलते हैं, ड्राइंग ट्यूब, क्योंकि इसके अंदर एक क्या है, ड्राइंग एजेंट है, कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज ड्राइंग एजेंट विच एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर एंड मेक्स द गैस ड्राई। अगर आपको लगता है कि मौसम में मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो आप ये जो गैस निकल रही है इसमें पहले एक गार्ड ट्यूब लगा दो जिसके अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होगा। गैस के अंदर से पहले मॉइस्चर हम लोग खींच लेंगे, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे तो हमें एकदम अच्छे रिजल्ट्स, क्लियर रिजल्ट्स, परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है? हाँ जी भैया, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो बस अब आते हैं नीचे। अब देखिए आपको एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करना है, डाइल्यूशन कैसे करना है एसिड्स का डाइल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले आपको एसिड यानी यहां पर वाटर टू एसिड नहीं करना है। डाइल्यूशन करने के लिए आपको पानी को एसिड में नहीं डालना है, पानी को एसिड के अंदर नहीं डालना है, एसिड को पानी में डालना है। पानी को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को पानी में डालना है। क्यों? देखिए सबसे पहला, एसिड की जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है। तो जैसे ही मान लीजिए आपने पानी को डाला इसके अंदर, तो पानी ऊपर रहने का ट्राई करेगा, और दूसरा जैसे ही पानी और एसिड मिलते हैं तो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो काफी ज्यादा हीट निकलेगी। उस हीट की वजह से होता क्या है कि कुछ पानी वेपर बन जाता है, ठीक है ना। So if the water is added to acid, some water converts to water vapor on the interface and a mixture of acid and water splash out and cause burns. क्या होता है, आपने जैसे ही इसको इसके अंदर डाला, इन दोनों की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, काफी ज्यादा हीट निकलेगी। तो कुछ हीट तो यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पे जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी, और कुछ हीट पानी को वेपर बना देगी। जो हीट निकलेगी वो पानी को वेपर बना देगी, और वेपर बनने की वजह से पानी ऊपर उछलेगा, साथ में एसिड की बूंदे लेकिन उछलेगा, तो हमारी बॉडी और स्किन को जला सकता है। दूसरा, ये जो हीट यहां पर रिलीज हुई है
ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही जारी है ना, क्योंकि एसिड हीट को कंडक्ट नहीं करता, ना ही होल्ड करता है, ठीक है ना। यानी एक तरीके से होल्ड नहीं करेगा, बोलेगा हाँ ले जाओ, होल्ड नहीं करेगा, बोले ले जाओ। जैसे पानी का करेगा, हीट को होल्ड करके रखता है ना। एसिड क्या करता है, हीट को ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। पानी हीट को होल्ड करता है, एसिड हीट को होल्ड नहीं करेगा, ट्रांसफर कर देगा। यानी कहां पे, ग्लास पे ट्रांसफर कर देगा। इस वजह से होगा क्या, द बीकर इन विच द डाइल्यूशन इज कैरिड आउट मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो यहां पर आपको दो पॉइंटर समझने हैं। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वाटर जो है एसिड से कम है, जैसे डेंसिटी कम है पानी ऊपर आने की कोशिश करेगा। दूसरा, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है यानी इंट्रैक्शन होता है, पानी और एसिड का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफी ज्यादा हीट निकलेगी। वो हीट जो है पहले पानी को वेपर बनाएगी, वो वेपर उड़ने लगेगी, साथ में एसिड की बूंदे लेके हमारी स्किन को जलाएगी, पहली चीज। दूसरा, ये हीट जो है एसिड क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा टू द ग्लास, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लोकल हीटिंग ग्लास जो है टूट जाएगा। तो कैसे करना है, उल्टा करना है, एसिड को पानी में डालना है। सो टू स्लो डाउन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज ऑलवेज डन बाय स्लोली एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इनटू द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर विद जेंटल स्टीयरिंग। क्या मतलब है, उल्टा करना है। अब पानी से ज्यादा डेंसिटी एसिड की है, तो एसिड को बूंद बूंद करके डालना है, मान ली थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आपने थोड़ा करके डाला, अब एसिड नीचे जाने का ट्राई करेगा पानी के अंदर, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। गया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, हीट निकलेगी, पानी उस हीट को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी अच्छी है, हीट होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और आपको जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे आपको करना है, ऐसे स्टीयरिंग करते जाना है। क्या करना है, स्टीयरिंग करना है, ठीक है ना, ताकि हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती जाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से और थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं, और अब आते हैं एक नई चीज के ऊपर जिसका नाम क्या है, पीएच। व्हाट इज पीएच? तो देखिए, पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर पी जो है जर्मन वर्ड पावर को रिप्रेजेंट करता है। P represents power of hydrogen, where P represents the German word for power, that is potence को represent करता है, and hydrogen जो है that is the elemental symbol of hydrogen। क्या बात है भैया। अब एसिडिटी और एल्कलिनिटी अगर हम इन टर्म्स ऑफ पीएच बात करें दोस्त, तो वो क्या होगी, देखिए वो क्या होगी, आइए इसको देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सोल्यूशन का पीएच रेंज होता है वो 0 to 14 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशंस का जो पीएच है 0 to 14 पे होता है ना। तो न्यूट्रल सोल्यूशंस का पीएच 7 होता है, एसिडिक का पीएच 7 से कम होता है, बेसिस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। न्यूट्रल में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू OH- आयन। OH- आयन बेसिस रिलीज करते हैं, H+ आयंस यानी H+ एक्वस आयन इज रिलीज बाय द बेस, OH- aqueous ion is released by H+ aqueous ion is released by an acid, OH- aqueous ion is released by a base। लिख देते हैं, चलिए ठीक है ना। सो H+ aqueous ion is equals to OH- aqueous ion। अब अगर pH 7 से कम है तो इसका मतलब जो है H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, और अगर 7 से ज्यादा है तो H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज लेस देन दी OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो, जब ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी तो एक सब्सटेंस न्यूट्रल है। अगर H+ आयन की कंसेंट्रेशन OH- आयन से ज्यादा है तो पीएच 7 से कम है, और अगर H+ आयन की कंसेंट्रेशन OH- आयन से क्या है, कम है, H+ आयन की ज्यादा OH- आयन से तो पीएच 7 से कम है, H+ आयन की कंसेंट्रेशन OH- आयन से कम है तो पीएच 7 से ज्यादा है। समझ गए, अगर ये बराबर है तो न्यूट्रल पीएच 7 है, पीएच 7 से कम है इसका मतलब है H+ आयन की कंसेंट्रेशन OH- आयन से ज्यादा है, अगर पीएच 7 से ज्यादा है इसका मतलब H+ आयन की कंसेंट्रेशन OH- आयन से कम है। अब देखिए इसके लिए यहां पर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की हम यूज करते हैं, दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज बेटर देन द लिटमस या फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज। क्यों, क्योंकि वो आपको सिर्फ बताते हैं कि एसिड है या बेस है, ये आपको स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस।
कैसे? अलग अलग कलर देगा, अलग अलग कलर देगा। जैसे इसमें डिफरेंट जोन्स है, ध्यान से देखिए आप, एकदम एक्सट्रीम ब्लू है तो यानी काफी ज्यादा बेसिक है। ब्लू से अगर ये बिल्कुल साथ पे आ जाए तो ये क्या है? ग्रीन है। तो अगर कोई चीज ग्रीन कलर दे रही है तो न्यूट्रल है, काफी ज्यादा ब्लू कलर दे रही है, काफी ज्यादा बेसिक है। ब्लू के बाद तो ऐसे होता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर आएगा येलो, फिर आएगा ऑरेंज, और फिर आएगा एक्सट्रीम रेड। एक तरीके से विबग्योर चलता है, वॉयलेट और इंडिगो हटा दो, बाकी पूरा विबग्योर सीरीज चल जाएगी यहां पे। समझ गए? यहां पे क्या होता है? ग्रीनिश ब्लू होता है, ठीक है ना? हाँ जी। और यहां पे क्या होता है? येलोइश ऑरेंज होता है, येलोइश ऑरेंज, ठीक है? तो एकदम डार्क ब्लू आ रहा है तो बहुत स्ट्रांगली बेसिक है, फिर लाइटर ब्लू, फिर ग्रीनिश ब्लू, फिर ग्रीन, तो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। फिर थोड़ा आपका येलोइश ऑरेंज है ना, जैसे आपका आया पहले येलो आया, फिर येलोइश ऑरेंज आया, फिर बेसिकली ऑरेंज आया, फिर बेसिकली रेड आया। तो ऐसे करके हम एसिडिक मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है? स्ट्रेंथ बता देता है। अगर मान लो एकदम एक्सट्रीम रेड है तो बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक है, अगर बिल्कुल डार्क ब्लू है तो स्ट्रांगली बेसिक है, ऐसे बता देता है, ठीक है? हाँ जी भैया। चलिए अब उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, रेगुलर लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आइए जानते हैं फटाफट से। मान लीजिए कभी आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया, चींटी ने काट लिया, तो वो क्या करती है? आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, जिस वजह से आपको जलन होने लगती है। तो साइंटिफिकली अभी और बहुत सारे रीजन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बट एनसीईआरटी के हिसाब से यही सही है, ठीक है ना? तो whenever we are stung by a honeybee or an ant, we feel pain and irritation. This is because both have injected formic acid, या इसको बोलते हैं मीथेनोइक एसिड, ठीक है ना? HCOOH। अब अगर इसको नलिफाई करना है, इसके इफेक्ट को, तो आपको एक माइल्ड बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा वहां पर लगाना पड़ेगा। भाई उसने एसिड डाला, बेस लगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद नेटल प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनमें काफी ज्यादा तीखे बाल होते हैं, और ये आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने गलती से इसको टच कर दिया तो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हो गया, फिर से पेन और इरिटेशन आएगा सब। अब इसके लिए ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है? अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट दैट ग्रोज इन द वेसिनिटी ऑफ द नेटल प्लांट। यानी ये आपका नेटल प्लांट है, इसके जस्ट पास में डॉग प्लांट उगता है, ये आपको लग गया तो आप डॉग प्लांट की लीफ को इस पे घिस दो, ये बेसिक है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है? अब आपका जो टूथ इनेमल होता है, यानी आपका जो दांत होता है, ये जो दांत होता है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको टूथ इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टूथ इनेमल। ये एक्चुअली में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है? ये आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये एक ऐसा टिश्यू है जो सबसे हार्डेस्ट भी है आपकी बॉडी का, और ये रीग्रो नहीं करता, और ये पानी में इनसॉल्यूबल है, बट इट गेट्स कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो 5.5, दैट इज मॉडरेटली एसिडिक। तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज हैं वो कॉलोनी बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेंटल प्लेग। आप जो खाना खाते हैं उसमें से जो बचे हुए शुगर पार्टिकल्स रह जाते हैं, ये उसको खाते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड देन वेस्ट निकालते हैं, एक्सक्रीटा निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट एसिडिक होते हैं, जिस वजह से हमारे दांत जो हैं वो खराब होते हैं, ठीक है? कैविटीज आ जाती हैं दांत में। अब इसको रोकना है तो नेचुरल वे क्या होता है? इसका नेचुरल वे क्या है? नेचुरल वे जो है वो है सलाइवा। सलाइवा यानी जो आपका थूक होता है ये एल्कलाइन होता है, तो आपके मुंह में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, बट एक लिमिट तक न्यूट्रलाइज करेगा। 5.5 लेवल तक चला गया तो ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जनरल केसेस में नहीं कर पाएगा न्यूट्रलाइज। तो फिर आपको क्या करना चाहिए रोज? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द टीथ विद द बेसिक सब्सटेंस लाइक टूथपेस्ट दैट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ। इसीलिए आपको कहते हैं जब आप रात को सो रहे हैं तो ब्रश करके सोइए, सुबह उठते ही ब्रश कीजिए, बिकॉज बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं और आपकी जो टूथ इनेमल है इसको डिग्रेड करते हैं, जिसे डीमिनरलाइजेशन भी कहते हैं या कैविटी कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब देखिए बहुत सरल सी चीज है, एसिडिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं आप बचपन से इसके बारे में। क्या होती है एसिडिटी? कभी कभी जब हम ज्यादा खा लेते हैं
है ना, या कुछ ज्यादा तीखा खा लिया या कैफिनेटेड ड्रिंक्स पी ली, तो हमारा स्टोमक क्या करता है, मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है जितने की जरूरत है। भाई गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है ना, गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, तो ये HCl जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, पेन एंड इरिटेशन इन द लोअर चेस्ट एरिया एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एसिडिटी या फिर एसिड रिफ्लक्स। अब इससे अगर बचना है तो आपको एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ेगा, है ना, या फिर आप ठंडा दूध भी ले सकते हैं जो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहां पर एक और छोटी सी चीज जिसको हम लोग यहां देखेंगे, कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स जैसे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हैं? सिट्रस फ्रूट्स हैं लेमन, है ना, ऑरेंज, इनके अंदर एक और एसिड होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। एक तो इनमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है और दूसरा इनमें सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे ही इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर, विनेगर इज एक्चुअली डाइल्यूटेड फॉर्म, इसका डाइल्यूटेड फॉर्म है एसिटिक एसिड का। कर्ड में लैक्टिक एसिड, आंट स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, नेटल स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड होता है। अब ये जो एसिड्स लिखे हैं इसका ये मतलब है कि मेजरली इनमें ये एसिड होंगे। अब जैसे टोमेटो में मेजरली ऑक्सैलिक है, बट क्या इसका मतलब दूसरे एसिड नहीं होंगे? होंगे। समझ गए? हाँ जी भैया। चलो अब एकदम लास्ट टॉपिक उठाएंगे इस चैप्टर के रिवीजन का। आई होप रिवीजन में काफी मजा आ रहा है, चीजें आप एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ रिवीजन, अगेन आई एम टेलिंग, दिस नॉट अ कंसेप्ट टीचिंग सेशन, दिस नॉट अ टीचिंग सेशन। यहां मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, या मैं रिवाइज करा रहा हूं, रिवाइज। सॉल्ट क्या होते हैं? अब सॉल्ट्स बेसिकली आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज कटायन होता है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो बेसिकली अनायन होता है। कटायंस और अनायन सब बनकर मिलने वाले कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे अगर मैंने बोला NaCl तो Na पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1+, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज कितना है? 1-, बराबर। अब देखिए, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल होते हैं क्योंकि आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, बराबर स्ट्रेंथ के होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। सुनील भैया एसिड्स एंड बेसिस की कुछ लिस्ट दे दीजिए ना और समझा दीजिए स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट कर जाए, ये कंप्लीटली आयंस में टूट जाएगा। और वीक एसिड या वीक बेस वो होता है जो पार्शियली डिसोसिएट करता है ना, पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। समझ गए? ये कंप्लीटली आयंस में टूटेगा या पार्शियली आयंस में टूटेगा। मान लीजिए आपके पास सेम क्वांटिटी का HCl है और सेम क्वांटिटी का आपके पास एसिटिक एसिड है। मान लीजिए दोनों के 100 पार्टिकल है तो एसिटिक एसिड के 50 पार्टिकल ही आयंस बनाएंगे। एसिटिक एसिड टूटेगा CH3COO- प्लस H प्लस एक्वस में, लेकिन HCl के 100 पार्टिकल H प्लस एक्वस और Cl- एक्वस में टूटेंगे। ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की डिसोसिएशन मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार होती है। देखिए कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स आयंस में टूटेंगे। लेकिन अगर यही एक वीक एसिड की मैं आपसे बात करूं मेरे दोस्त, तो ये क्या है, एक वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, इसीलिए एरो ये लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये डिसोसिएट किया, ये कंबाइन करके वापस से बना देंगे, इसीलिए ये एरो लगता है हमारे पास। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ये वीक, स्ट्रॉन्ग ये वीक। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यानी जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, वीक एसिड और वीक बेस जो पार्शियली टूटेंगे फिर कंबाइन करके बना लेंगे, तो कंप्लीट डिसोसिएशन सारे पार्टिकल्स का नहीं हुआ। सुनील भैया कुछ लिस्ट बता दीजिए जिसको हम याद कर सके, यहां पर याद रख सके। तो आपके काम की एक लिस्ट दे देता हूं आपको,
देखिए ये 7 याद रखिए, इसके अलावा सारे के सारे एसिड्स वीक हैं। ऑल अदर एसिड्स आर वीक, लिख लीजिए, ऑल अदर एसिड्स आर वीक, सारे वीक हैं। 7 कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एंड क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। ठीक, अच्छा, और वीक में कौन कौन से याद रखे सुनील भैया? बेसिस के, जो आपके कोर्स के लिए हिसाब से बेनिफिशियल है, सोडियम ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो आपके काम आएंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बस इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स के बारे में यहां पर चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन में। अब सबसे पहले उठाते हैं यहां पर, इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या इसको हम बोलते हैं टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट, और इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग टेबल सॉल्ट। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl। ठीक है, निकलता कैसे है? समुद्री पानी से निकलता है विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इनलैंड लेक्स लाइक सांबर लेक वगैरह हो गई, अगेन थ्रू इवेपोरेशन, कि भाई इस पानी को हमने खड्डों के अंदर डाल देते हैं और विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन पानी तो उड़ जाता है और सिर्फ नमक रह जाता है अलॉन्ग विद इंप्योरिटीज। ऐसे ही रॉक सॉल्ट, यानी ये सॉलिड डिपॉजिट्स है विच आर ब्राउन ड्यू टू द अर्थली इंप्योरिटीज, इससे हमको नमक मिलता है। अब नाउ इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, हमारी डाइट के लिए वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है NaCl, बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा, इनको बनाने के काम में आता है। ठीक है ना? हाँ जी भैया। चलिए अब यहां से हम चलते हैं अगले सॉल्ट की दुनिया में, जिसका नाम बेसिकली क्या है हमारे पास, जिसका नाम है हमारे पास कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कॉमन नाम है, आम जनता को समझ में आता है। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NaOH, नेम ऑफ द प्रोसेस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कली कौन सी बनती है इसके अंदर? NaOH बनता है, जो कि इस प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट है। क्या है? मेन प्रोडक्ट है। दूसरा क्लोर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस भी निकलती है, जो इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है या सेकेंडरी प्रोडक्ट है। ठीक है ना? मेन प्रोडक्ट ये है, बाय प्रोडक्ट क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस है। मेन प्रोडक्ट NaOH है, बाय प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान से देखिए। आपने यहां से ब्राइन सोल्यूशन को लिया, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब नमक को आपने पानी में घोला, दैट इज ब्राइन सोल्यूशन। नमक को आपने पानी में घोला, दैट इज बेसिकली ब्राइन सोल्यूशन। इसको आपने पास किया। अब नमक जो है वो Na+ और Cl- आयंस में टूटेगा। नमक आपका क्या है? Na+ और Cl- आयंस में टूटेगा। बिल्कुल सही बात है सुनील भैया, टूटेगा ना? हाँ जी भैया टूटेगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर ये जो है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एनोड है, और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, अब यहां से सिर्फ और सिर्फ आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से Na+ आयंस इधर जा सकते हैं, Na+ आयंस इधर जा सकते हैं। ऊपर से जो क्लोरीन आयंस है वो इस पे अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो क्लोरीन इधर चला जाएगा, सोडियम आयन इधर पास कर जाएंगे। हाँ जी भैया। अच्छा, पानी भी सेल्फ आयोनाइज होता है H+ और OH- आयंस में, H+ और OH- आयंस में आयोनाइज होता है पानी। तो इसमें से जो H+ है वो फटाफट इधर चला जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो वो क्या कर लेगा? वो कैथोड पे जाके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एंड यहां से जो Na+ आ रहा था और इधर से जो OH- आयन बचा, वो कैथोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। और एनोड पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है ना?
OILRIG, ऐसे याद रख लो। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना। तो देखिए यहां पे सबसे पहले क्लोरीन गैस ने एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और किसका निर्माण किया? क्लोरीन गैस का निर्माण किया। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके टुवर्ड्स द कैथोड आते हैं, जहां पर हाइड्रोजन के जो कटायंस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन, एंड नियर द कैथोड, नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नियर कैथोड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या बात है, ठीक है। अब देखिए इनके कुछ यूजेस यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। कास्टिक सोडा साबुन और डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। डीग्रीजिंग मेटल्स का मतलब होता है कि मेटल्स के ऊपर जो बेसिकली ऑयल ग्रीस लगा है उनको हटाने के काम में आता है। इट इज यूज्ड एज अ ड्रेन क्लीनर टू ओपन क्लॉग ड्रेन्स, यानी जो बंद नालियां होती हैं उनको खोलने के लिए ड्रेन क्लीनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब जो आपकी हाइड्रोजन गैस यहां पर लिबरेट हुई है कैथोड पे, ये एज अ फ्यूल यूज की जाती है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है। N2 + 3H2 will give twice of NH3, अमोनिया गैस NH3, उसके फॉर्मेशन में यूज की जाती है। इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक आपने मार्गेरिन का नाम सुना होगा। मार्गेरिन ब्रेड स्प्रेड होता है, ब्रेड पे लगा के खाते हैं, उसको बनाने के भी काम में आती है। क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेस्टिसाइड्स एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के काम में आती है। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है किल जर्म्स, जो कीटाणुओं को मारता है ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस, ठीक है ना। तो पानी के अंदर कीटाणुओं को मारने काम में आती है क्लोरीन गैस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगली चीज हमारे पास क्या है? अगली चीज हमारे पास क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला है CaOCl2, ये 2 नीचे है, ये है फॉर्मूला। एक्चुअल फॉर्मूला जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब जो क्लोरीन गैस आपको यहां पे मिली है, द क्लोरीन गैस ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस व्हेन रिएक्ट्स विद ड्राई स्लेक्ड लाइन, ये ड्राई स्लेक्ड लाइन से रिएक्ट करेगी क्लोरीन गैस, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और मॉइस्चर यानी वाटर वेपर या स्टीम का निर्माण करेगी। ठीक है, अब यहां पे सुनील भैया जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके यूजेस क्या होते हैं? ये ब्लीचिंग करने काम में आता है। ब्लीचिंग का मतलब किसी चीज के रंग को उड़ाना है, सफेद करना है किसी चीज को, तो उसके लिए काम में आता है। इट इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी चीजों को ऑक्सीडाइज करने काम में आता है, एंड पानी को डिसइंफेक्ट करने काम में आता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर है क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन है, बिकॉज ऑफ क्लोरीन, बिकॉज ऑफ क्लोरीन। ठीक, ये इसकी वजह से नहीं, क्लोरीन की वजह से है। उसके बाद अगली चीज, अगला जो सब्सटेंस हमारे पास यहां पर है, दैट इज कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा, केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला इज NaHCO3। प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है? नेम ऑफ द प्रोसेस तो है अमोनिया सोडा प्रोसेस, इससे ये बनता है, ठीक है ना, अमोनिया सोडा प्रोसेस से बनाया जाता है इसको, ठीक है ना। अब देखिए ये अमोनिया सोडा प्रोसेस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बीच में बन रहा है वो प्रोडक्ट है। अब इसमें होता क्या है कि आप ब्राइन सोल्यूशन जो लेते हैं, इस ब्राइन सोल्यूशन में से, ये ब्राइन सोल्यूशन है, इसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस पास करते हैं, तो ये आपको NaHCO3 देते हैं जो इनसॉल्युबल होता है, और अमोनियम क्लोराइड देते हैं। ठीक, अब देखिए ये बेकिंग सोडा एक्चुअली में इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है ना, इसके क्या क्या यूजेस है देखिए। इट इज यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द माइल्ड एडिबल एसिड, जिसके बारे में डिटेल में मैंने यहां बताया है कि ये बेकिंग सोडा, अ ड्राई एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड एंड कॉर्न स्टार्च का एक मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर, उसको बनाने काम में आता है। एंड इट इज यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द एंटा एसिड मेडिसिन, एंटा एसिड मेडिसिन यानी जो एसिडिटी भगाते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
तो यूजुअली आपके पास यहां पर लिखा हुआ है कि बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर है किसका, बेकिंग सोडा, ड्राई एसिड सच एज टार्टरिक एसिड एंड कॉर्न स्टार्च, ठीक है, इनका मिक्सचर होता है। अब ये केक वगैरह बनाने काम में आते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इसके साथ एक एसिड का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि विनेगर आप डाल दीजिए, है ना। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देगा। अगर आप बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं तो इसमें एसिड पहले ही है ना, और बेकिंग सोडा है, साथ में एसिड पहले ही है, कॉर्न स्टार्च है। कॉर्न स्टार्च का काम क्या है, इन दोनों की अनइंटेंशनल रिएक्शन ना हो, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। वरना मान लीजिए अगर ये नहीं होता तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे अगर ये नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, जब पानी डालें तब ये दोनों रिएक्ट करें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करें। टाइप ऑफ रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। CO2 की वजह से वो चीज फूल जाएगी। रिवीजन है, आई होप ये समझ में आया आपको। काफी इन डेप्थ हमने लेक्चर्स में इनको डिस्कस किया है। राइट नाउ वी आर जस्ट रिवाइजिंग देम। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, फॉर्मूला होता है Na2CO3.10 ऑफ H2O। अब आपको जो बेसिकली बेकिंग सोडा मिला था कौन से प्रोसेस से, अमोनिया सोडा प्रोसेस से। तो अमोनिया सोडा प्रोसेस का जो मेन प्रोडक्ट है, अमोनिया सोडा प्रोसेस का जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली ये आपका Na2CO3 मेन प्रोडक्ट है। तो आप क्या करेंगे, ये NaHCO3 जो है इसको आप बढ़िया तरीके से हीट कर दीजिए, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस आपको CO2 दे देगा। इसका कॉमन नेम होता है सोडा ऐश, केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। इसका जब अपन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मतलब इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप बनाओ जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में सोडियम कार्बोनेट पानी में है और ठंडा करने के लिए रख दो, तो ये क्रिस्टल्स बना लेगा Na2CO3.10 ऑफ H2O के, है ना। यानी इसका ये मतलब है कि ये Na2CO3 का सॉल्ट है, इस पे 10 पानी के मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये Na2CO3 है तो ये H2O है, ये इसका मतलब है। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं और यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है वो भी समझ लीजिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू द वन फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट एंड मेक द सॉल्ट क्रिस्टलाइन, यानी फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए बोला कि ये जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पे अटैच हो रहे हैं, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी ऐसा पानी जो इसको क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है, एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप दे रहा है, इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एक सॉल्ट पे 10 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े, है ना। ऐसे ही मान लीजिए CuSO4.5H2, एक कॉपर सल्फेट पे 5 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब वॉशिंग सोडा क्या करता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बेसिकली क्यों होती है, बिकॉज पानी के अंदर क्या है, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। इस वजह से साबुन झाग नहीं बनाएगा, तो इसको हटाने के लिए आप वॉशिंग सोडा डालेंगे तो ये काम करने लगता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, है ना, ये बोरेक्स बनाने के काम में आता है। इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव द स्टबर्न स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़े धोने काम में आता है ना, कपड़े साफ करने के काम में आता है। क्या बात है। अब देखिए सबसे लास्ट, अगर हम यहां पे सॉल्ट की बात करते हैं तो सबसे जो लास्ट सॉल्ट है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि सबसे पहली बार इसे पेरिस में बनाया गया था, इसे POP भी कहते हैं। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इसका ये मतलब है, ऐसे भी कह सकते हैं CaSO4 यानी एक पानी के मॉलिक्यूल को ये H2O है और एक पानी के मॉलिक्यूल को 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट ने शेयर किया हुआ है। CaSO4 एक पानी का मॉलिक्यूल, यानी एक पानी का मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट से अटैच है, इसीलिए आता है CaSO4.12H2, ये CaSO4 ये इसका मतलब है। अब आप क्या करेंगे, CaSO4.2H2 यानी जिप्सम जो होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये कितना वाटर लूज कर देगा, 1.5 H2, यानी 75% जो वाटर है वो ये लूज कर देता है जिप्सम, 25% पानी इस पे लगा रहता है, इसे POP कहते हैं। पाउडर के फॉर्मेट में आता है POP।
अब पीओपी जो है इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वरना एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से रिएक्ट करके ये रिएक्शन दे सकता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जिसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पानी से मिक्स करते हैं तो ये हार्ड मास बना लेता है जो हमें चाहिए। पीओपी का अगर आपने देखा होगा भाई, हड्डी वड्डी टूट जाती है तो जब हम पट्टा बनवाने जाते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद गीला 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 गीला, थोड़ी देर के बाद वो हार्ड मास बन जाता है, दैट इज CaSO4.2H2O का निर्माण कर देता है वो। इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है, वरना एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से रिएक्ट करके ये खराब हो जाता है। अब इसके यूजेस सुनील भैया बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। हड्डी जो है टूट जाती है, उसे सही जगह सेट करने में इसका यूज होता है। टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स, स्टैच्यूज बनाने काम में आता है। इट इज यूज्ड टू मेक द सरफेस ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग स्मूथ। गर्दाने बोलते हैं ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने काम में आता है। साइड में से दीवार में गर्दाने बनते हैं, उनको बनाने के काम में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इस तर्ज पे हमने इस चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लिया है। दिस वाज नॉट अ कंसेप्ट टीचिंग सेशन, इट वाज जस्ट अ रिवीजन सेशन। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे असम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।